हेलो दोस्तों, सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन अपने इस चैनल पे पढ़ रहे थे मेंसुरेशंस में 3D। मेंसुरेशंस में 3D पढ़ रहे थे अपन आयतन, और ये अपनी क्लास थी चौथी क्लास नंबर 4। 3 क्लासें इससे पहले हो चुकी हैं। जो नए विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं बता दूं, आप ये वीडियो देखने से पहले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर की क्लासें भी देखें जो यूट्यूब पे हमने छोड़ दी हैं। अपना ये चैनल यूट्यूब पर सक्सेस कोचिंग सेंटर के नाम से है, जिसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स से, ताकि हम इसमें अधिक से अधिक सब्सक्राइबर्स करने से यूट्यूब पर लाइव का जो विकल्प होता है, यूट्यूब पर हम लाइव आ सकते हैं, जिससे आपके कमेंट देख के हम आपके सॉल्यूशंस का, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तो आपके कमेंट हमेशा हों तो वो सब तभी हो सकता है जब अपन लाइव आएँ, अदरवाइज ऐसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखो बच्चों, अपन अपने टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे आयतन। सबसे पहले मैंने आयतन में एक प्रिज्म और पिरामिड का अंतर तुम्हें बताया था। पिरामिड और प्रिज्म में अंतर क्या होता है? प्रिज्म बेस आकृतियाँ कैसी होती हैं, पिरामिड बेस आकृतियाँ कैसी होती हैं, उनके फॉर्मूले मैंने तुम्हें समझाए थे। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चंस हमारे हो चुके थे, अगले क्वेश्चंस मैं लिखता चलता हूँ और यहाँ पे करते रहते हैं। देखो, बड़ी अच्छी क्लासें लगेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई टेंशन में ना आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। यही टॉपिक बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही रुचि का टॉपिक है बच्चों। तो देखो अपन क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखो क्या क्वेश्चन है। कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर है, व्यास 6 मीटर है, शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करो। एक शंकु की ऊंचाई, आप भी मेरे साथ साथ लिख लिया करो। ऊंचाई 4 मीटर है तथा इसका व्यास कहाँ होता है बच्चों? आधार में। व्यास कहाँ होता है? आधार में। इसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो तिरछी ऊंचाई ज्ञात की हो, जिसे बोलते हैं स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई ज्ञात करो। ऑप्शंस मिलेंगे तुम्हें चारों। अपन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करें। देखो, ये एक शंकु बनता है। शंकु कैसे बनता है? ऐसे बनता है शंकु ऐसे बनता है। इस शंकु की ऊंचाई होती है इसके सेंटर से, ये ऊंचाई होती है। ये ऊंचाई कितनी है? 4 मीटर। ये ऊंचाई कितनी है? 4 मीटर। उसके बाद में व्यास, देखो बच्चों, व्यास जो होता है, व्यास इसका 6 मीटर है, सेंटीमीटर है। सॉरी, मैं तुम्हें यहाँ पे मीटर ही होगा, अगर एक जगह मीटर तो दूसरी जगह मीटर होगा। अब त्रिज्या क्या है तुम्हारी? त्रिज्या है हमारी आधी। 6 की आधी कितनी होती है? 3 मीटर। त्रिज्या कितनी होती है? 3 मीटर। तो यहाँ त्रिज्या है 3 मीटर। ये देखो ट्रिपलेट, जब आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे ना, जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाई जाएगी ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में हम आपको बताऊंगा ट्रिपलेट होती है कि ट्रिपलेट में जैसे लंब, आधार और कर्ण, ये 3:4:5 का रेशियो होता है। अगर लंब और आधार 3-4 हो गए, 3 या 4 के अनुपात में हो गए, तो बच्चा पार्टी कर्ण 5 होगा। कर्ण कितना होगा? 5। और अगर ये मल्टीपज में हो गए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10 होगा। अगर ये 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 होगा वो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपको नहीं याद आ रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है और ये कर्ण हो रहा है। कर्ण का फार्मूला तुम जानते हो। कर्ण बच्चा क्या निकलेगा? कर्ण ही इसकी तिरछी ऊंचाई है। तो कर्ण क्या होता है? तो डायरेक्ट करो आप, ट्रिपलेट है 3 4 तो 5 आ जाएगी। सीधा 5 आंसर कर दो। अदरवाइज आप क्या करोगे बच्चा? फार्मूला लगाएंगे कर्ण का। कर्ण का फार्मूला क्या होता है? कर्ण का फार्मूला होता है आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर कौन है? 3। आधार में कौन है? 3 जमा लंब का स्क्वायर, लंब में कौन है? 4। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 और 9 कितने हो गए? 25। और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और ये मीटर था। तो ज़्यादा आवश्यकता नहीं है बार बार समझाने की। मुझे पता है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि सीधा फार्मूला तो लगाना है। तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला लगाना है। तिर्यक ऊंचाई कैसी होती है? कर्ण होता है ये, और जब इसमें सेंटर डालते हैं तो 90 डिग्री का एंगल इधर होता है, 90 डिग्री का एंगल इधर होता है। ये 90 डिग्री के एंगल पे ऐसे घूम जाएगा। जैसे देखो, जैसे देखना मैं तुम्हें बताता हूँ एक बार कि ये 90 डिग्री का एंगल है,
ये, और ये 3 है। अब इसको ऐसे घुमा दोगे तुम, ऐसे घुमा दोगे इसको, ऐसे ऐसे घुमा दोगे, ऐसे चारों तरफ ऐसे घुमा दोगे इसको, चारों तरफ इसको ऐसे घुमा दोगे, ये ऐसे 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 चारों तरफ घूमे गए, ऐसे दीवारें बनेंगी। तो ये इसकी जहाँ से यहाँ तक 3 है, ये 4 है, तो ये जो दीवार, तिरछी दीवार जो आएगी ना इसकी, ये होगा इसका कर्ण। तिरछी लंबाई वो कितनी आ गई है यहाँ पे, 5 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। 8 मीटर ऊंचे और 12 मीटर व्यास के शंकु आकार तंबू के निर्माण में कितनी चादर लगेगी। 8 मीटर ऊंचे व 12 मीटर व्यास वाले शंकु आकार वाले तंबू में कितने मीटर कपड़ा बोल सकते हैं, कैनवास बोल सकते हैं, है ना, कपड़े की आवश्यकता होगी। एक क्वेश्चन में इसमें एक्स्ट्रा और बनता है, एक्स्ट्रा इस टाइप की और होती है, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा क्या होती है बच्चों। अभी देखो तुम यहाँ पे देखना, एक कैनवास जैसे इस टाइप का बनाएंगे शंकु आकृति का, तो इस टाइप का बनाएंगे। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। आप बोलोगे तिरछी ऊंचाई, नहीं भाई तिरछी ऊंचाई नहीं, सेंटर वाली ऊंचाई दे रखी है 8, और इसका व्यास कितना है, व्यास 12 मीटर है। तो मेरे बच्चा त्रिज्या कितनी होगी, 12 का आधा 6 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 6 मीटर। ये तुम्हें कर्ण, ये तिरछी लंबाई, तो वही ट्रिपलेट हमने यूज की थी, अभी ट्रिपलेट यूज की थी कि 3, 4 और 5 का रेशियो होता है। किस किस का रेशियो होता है, 3, 4, 5 का। तो ये देखो 3 दूनी 6 है, तो ये 4 दूनी 8 होती है, 5 दूनी 10, तो ये 10 होगी, 10 मीटर होगी। लेकिन फिर भी तुम्हें अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो मैं तुम्हें त्रिकोणमिति में बहुत अच्छे से समझा के लाऊंगा, और त्रिकोणमिति में जब तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा इसको कैसे क्या करना है। अभी तुम समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो आप कर्ण निकाल लो। ये कर्ण कैसे निकालते हैं बच्चा, कर्ण निकालते हैं आधार का स्क्वायर, आधार 6 का स्क्वायर जमा लंब 8 का स्क्वायर, और ये कितना होगा 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 बराबर कितना हो गया 100, और 100 का वर्गमूल होता है 10। तो 10 आ गई हमारी भुजा, 10 क्या आ गई, हमारी भुजा आ गई 10। अब कौन सी भुजा, तिरछी। तुम्हें पूछा है तंबू को बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। अब इस बात का विशेष ध्यान देना, जैसे मैं यहाँ पे वर्ताकार, जमीन पे वर्ताकार एरिया गार्ड के इस पे तंबू बना रहा हूँ, तो बच्चों फर्श में कुछ नहीं बिछेगा, फर्श में कपड़ा नहीं बिछेगा। अगर तुम बिछा रहे हो तुम्हारी सहूलियत के अकॉर्डिंग, तो वो इस क्वेश्चन में नहीं आएगा, वो तुम कुछ भी बिछाओ। इसका तंबू बनाने के लिए कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, बस इसकी, और ये चारों तरफ है, ऐसे सीधा नहीं है, चारों तरफ गोलाकार आकृति का, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या आयतन, वक्र पृष्ठ, जो वक्र पृष्ठ होता है ना, वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर। आधार का परिमाप, आधार में कौन है, वर्त, तो वर्त होता है 2 पाई आर, और क्षेत्रफल निकल रहा है तो 1/2 होगा ना, 1/2 होगा, और तिरछी लंबाई एल लेंगे, ये कट जाएगा पाई आर। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान कितना है यहाँ पे 6, आर का मान कितना है 6, और एल का मान कितना है 10, एल का मान कितना है 10। कटता नहीं है, मत कटने दो, पॉइंट में आ जाएगा, पाई आर एल, एल का मान 10 है, आर का मान 6 है, हो गया। इसको गणा कर दीजिए, इसको देखो 0 तो लगेगा ना, 0 तो 6 दूनी 12 2 असल 1, 6 दूनी 12 13/7 मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, क्या है ये मीटर स्क्वायर। इसका इतने कपड़े की आवश्यकता होगी, इतने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी मीटर स्क्वायर की। भाग दे दीजिए, 7 एकम 7 होता है बच्चा, और ये 6 शेष बच जाएंगे, 6 कितने बच जाएंगे यहाँ पे 6, 7 में 63 होता है, लेकिन ये 62 है, ये 62 है, तो 7 8 56, 7 8 56 कितने बच गए, फिर 6 बच गए, फिर 6 बच गए वहाँ पे, फिर 7 8 56, फिर 7 8 56 4 बच गए, फिर 0 तार लेंगे, फिर 7 5 35, फिर 5 बच गए, और फिर 7 7 49, इतना मीटर स्क्वायर। तो आशा है कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। जैसा ये क्वेश्चन था वैसा ये क्वेश्चन था, इसमें इससे आगे जाकर इसमें स्लांट हाइट पूछी, तिरछी लंबाई पूछी, इसमें तिरछी लंबाई पूछ के कपड़े की आवश्यकता पूछ ली, यानी कि हमें क्या निकालना पड़ गया, इसमें वक्र पृष्ठ। क्या निकालना पड़ गया बच्चों, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ का होता है पाई आर एल। अगर तुम्हें संपूर्ण पृष्ठ निकालना होता तो तुम क्या करोगे, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है कि वक्र पृष्ठ जो ये आया ना, इसी में आधार का
क्षेत्रफल और जोड़ देंगे, आधार में कौन है, वर्त, आधार में कौन है, वर्त, वर्त का क्षेत्रफल इसमें और जोड़ सकते हो आप, वर्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, बहुत अच्छा जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखना, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन क्या होगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन क्या होगा। ठीक है बच्चा, ये है हमारा, ये शंकु है, इसकी त्रिज्या 7 है, इसकी ऊंचाई 12 है, तिरछी लंबाई, तिर्यक लंबाई से कोई मतलब नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें वॉल्यूम चाहिए, तुम्हें आयतन चाहिए, और आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर कितना आ गया, आर कितना आ गया, देखो वर्त में गोले में, अर्धगोले में और बेलन में और शंकु में त्रिज्याएं आती है ना, 7 से कटने वाली आती हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो 7 आएंगी, 21 आएंगी, 3.5 आएंगी, 2.1 आएंगी, यानी कटने वाली आएंगी यहाँ पे। तो अधिकतर मोस्टली पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 7 और एच का मान कितना है 12। ये लो बच्चा, ये लो, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, 3 चौक 12। गुणा करने में हड़बड़ाहट मत करना, तुम ऐसे मत करना 7 चौक 28, फिर 28 को 22 से गुणा करने में थोड़ी तुम्हें दिक्कत आएगी। तुम्हें इसको कर लो 7 दूनी, इसको कर रहा हूँ मैं 7 दूनी 14 की 4 असल 1 और 7 दूनी 14 और 1 15। अब इसको 4 से कर लो, 4 चौक 16 की 6 असल 1 और 4 पंजे 20, 4 चौक 16 की 6 असल 1, 4 पंजे 20, 21 की 1 असल 2 और 4 एकम 4 2 6। इतना मीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। क्या आएगा ये, क्यूब, क्योंकि ये क्या निकाल रहे हैं अपन, वॉल्यूम निकाल रहे हैं इसका। हमने इसका क्या निकाला, आयतन निकाला। तो जब आयतन आप निकालते हो तो आयतन का ही फार्मूला लगेगा, और आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। अगर बेलन होता तो केवल इतना लगता, अगर गोला होता तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है इसकी जगह, अर्धगोला होता 2/3 हो जाता, और घनाभ होता तो a क्यूब हो जाता, घन होता तो a क्यूब हो जाता, घनाभ होता तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाता। सारे फॉर्मूले अच्छे से एक ही तो कंसेप्ट में सीखे थे हमने, एक ही तो कंसेप्ट में सीखे थे प्यारे बच्चों। उस कंसेप्ट को तुम भूलना मत, उस कंसेप्ट को तुम्हें भूलना मत। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अब समझना। एक शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात 5:8 है, उनके व्यासों का अनुपात 3:8 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात, दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात कितना है बच्चों, 5:8 है। यदि उनके व्यास का अनुपात, इनके व्यास का अनुपात 3:8 हो तो आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो आयतनों का अनुपात क्या होगा। प्यारे बच्चों, दो आकृतियां बनी हुई, तुम भी बना लो, बेलन, शंकु, गोला, प्रिज्म, पिरामिड, जो भी बने। शंकु बन रही तो शंकु की आकृतियाँ ऐसे बनती हैं, इसकी आकृतियाँ ऐसे बन जाएंगी। देखो इन शंकु की ऊंचाई, ये ऊंचाई होती है, ऊंचाई h1, ऊंचाई 5 क्या है 8 है, तो इसकी ऊंचाई 5 है और इसकी क्या है 8 है। समझना, भावनाओं को समझना, ये बड़ा है, भावनाओं को समझना। उसके बाद इनके व्यास का अनुपात, मैंने तुम्हें बताया था, एक बात याद करो उस बात को, क्या याद करो उस बात को, क्या कि व्यास इसका भी तो आधा होगा। ये 3 है, ये 8 है, ये 8 है व्यास, तो ये भी तो आधा होगा, ये 3/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4। अगर तुम ये 3/2 ना लिख के यहाँ पे 3 ही लिख दो, और यहाँ पे रेशियो, कभी भी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, भाग दे दो तो भी रेशियो वही है, गुणा कर दो 2 से तो भी रेशियो वही है। तो रेशियो में बात कर रहे हैं, तो चाहो तो तुम 3/2 कर दो, और नहीं तो तुम 3 भी कर सकते हो। व्यास को फार्मूला लगा लो। देखो अब इनके आयतनों का अनुपात, आयतनों का फार्मूला क्या होता है, दूध पीते बच्चे हैं, इसमें पाई, याद कर रहे हो ना, दूध पीते बच्चे क्या होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू, तो इसमें पाई क्या होता है 1/3। इसके आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई r1, ये r1 है, r1 का स्क्वायर और इसकी ऊंचाई का स्क्वायर, इसकी ऊंचाई सॉरी h1, और इसमें क्या होता है 1/3 पाई
R2 का स्क्वायर और H2। इसकी ऊंचाई अलग, इसकी ऊंचाई अलग, इसकी त्रिज्या अलग, इसकी त्रिज्या अलग। 1/3 दोनों कटेगा। तुम कहोगे क्यों काट रहे हो गुरुजी? भाई अनुपात में जो कटता है उसको काटते हैं। R1 कितना है यहाँ पे? R1 कितना है? R1 है 3/2 गुणा 3/2। H1 कितना है? H1 5। सही है। इधर R1 क्या है? 4 गुणा 4। और H1 क्या है यहाँ पे? H1 8। H2 क्या है यहाँ पे? 8। तो अब तुम समझो बात को, कोई किसी से नहीं कटता, कोई किसी से नहीं कटता। तो ये हो गया, देखो ये क्या हो गया? 5 तिया 15, 15 × 45, तो ये होगा 45/4। और ये क्या हो गया बच्चों? ये क्या हो गया? ये हो गया 8 चौक 32, और 32 गुणा 4 कर लो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128/1। जब कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। और मैंने तुम्हें अनुपात को सोल्व करना बताया था कि अनुपात सोल्व कैसे होता है। अनुपात सोल्व कैसे होता है कि अनुपात सोल्व ऐसे होता है गुरुजी, हरों के लघुत्तम से। इसको आर पार भी कर सकते हो, इसको आर पार भी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें आर पार का तरीका नहीं बताऊंगा। अगर प्यारे बच्चों 3 अनुपात होगा तो तुम कैसे आर पार कर देते? 3 अनुपात होगा तो तुम आर पार नहीं कर पाते, इसलिए मैं तुम्हें गलत तरीका नहीं बताऊंगा। कैसे करेंगे? इसके लघुत्तम से गुणा कर देंगे, इसका लघुत्तम हरों के लघुत्तम से गुणा, 4 का 4 और 4 से गुणा कर दो, 4 से। अनुपात समानुपात सीखेंगे तब बता के चलूंगा तुम्हें, नहीं तुम्हें बता देता हूं, वरना मेरा पढ़ाना ही क्या जब तुम्हें बताऊंगा नहीं तो। अगर 1/2 अनुपात 3 है तो आप इसका सोल्व करेंगे बच्चों, आप इसको सोल्व करेंगे तो पता है कैसे करेंगे? पता है कैसे करेंगे? कि इसके बटे में 1 है, हारों का लघुत्तम लो 2 का, और 1 का लघुत्तम कितना होता है? 2। सेम संख्या से 2 से गुणा कर दो, 2 एकम 2, और तो 1 एकम 1 है, 3 दूनी 6 हो गया। आर पार करने भी होता, जैसे 5:2 है और 3:4 है, इसको सोल्व करना है। तो या तो तुम ऐसे कर सकते हो, मान लो ये 1/2 और हो गया, तो अब आर पार कौन कर देगा? अबे दम है क्या तुम में आर पार कर दोगे? अब 3 को कैसे करोगे? तो क्या तरीका करते हैं? लघुत्तम, हरों का लघुत्तम, 2 का 4 का, और 2 का लघुत्तम कितना हो रहा है? 4। 4 से गुणा इधर, 4 से गुणा इधर, लघुत्तम से गुणा करना 4 से। ये 2 दूनी 4, ये 4 एकम 4, ये 2 दूनी 4, तो ये हो गया 2 पंजे 10, और ये होगा 3 एकम 3, और ये होगा 2 एकम 2। समझ गए अच्छे से? तुम्हें ऐसे ही करना है। तुम्हें क्या करना है भाई? ऐसे ही करना है। यहाँ पे व्यास दे रखा था 3, तो त्रिज्या हो गई आधी। यहाँ पे व्यास दे रखा था 8, त्रिज्या हो गई 4। तो ये कितना होगा? 4 से गुणा करने पे 45 का 45, और 4 अंठे 32, और ये 512 हो जाएगा। तो 45:512। एक बात तुम और देखना, जैसे मैं तुम्हें बता रहा था ना कि व्यास, जैसे इसका 1/3 पाई तो कटी जाएगी, 1/3 पाई तो कट जाएगी, आर स्क्वायर होगा। इसका आर मैं मान लूँ यहाँ पे 3 ही, व्यास ही मान लूँ 3 ही, तो 3 गुणा 3, और एच कितना है? 5, और उसका 8 ही मान लूँ मैं व्यास, 8 गुणा 8, त्रिज्या वही मान लूँ 8 ही, ऊंचाई कितनी है? 8। 3 तिया 45, 3 तिया 9 पंजे 45, 8 512। तो डायरेक्ट हो जाता, इतना भी नहीं करना पड़ता। तो जो तुम्हारी मर्जी। पहले कंसेप्ट सीखते हो ना बच्चा, तो अपने आप शॉर्टकट कर लोगे। कंसेप्ट यदि तुम सीख जाओगे तो अपने आप शॉर्टकट कर लोगे, और कंसेप्ट तुम यदि नहीं सीखोगे तो शॉर्टकट मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हें कंसेप्ट को सीखते चलना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक बेलन एक शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, ऊंचाइयों का अनुपात 3:2 है, आयतनों का अनुपात बता दो। इसमें केवल शंकु ही था दोनों, इसमें अलग अलग आकृतियां आ गई। इसमें क्या आ गई? अलग अलग आकृतियां आ गई। एक बेलन व एक शंकु, की त्रिज्याओं का अनुपात, की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:2 है। तो आयतनों का अनुपात क्या होगा? इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तुम्हें त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा, तुम्हें ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा, आयतनों का अनुपात निकालना है। तो ये तो बेलन है,
क्या है, शंकु है। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, त्रिज्या दे रखी है, व्यास नहीं दे रखा, इसकी 2 और इसकी 3। इसकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है, इसकी 3 और इसकी 2। भावनाओं को समझना, छोटी मोटी आकृतियों को मत समझना। तो इनके आयतनों का अनुपात बताना है, वॉल्यूम का अनुपात बताना है। तो आयतन का अनुपात इसका तो क्या होता है, पाई r1 मान लो इसकी त्रिज्या, r1 का स्क्वायर और h1, और इसकी क्या होती है 1/3 पाई r2 का स्क्वायर और h2। ये r21 क्या कर रहा हूँ मैं, इसकी त्रिज्या को 1 मान रहा हूँ, इसकी त्रिज्या को r2 मान रहा हूँ, इसकी ऊंचाई को h1 मान रहा हूँ, इसकी ऊंचाई को h2 मान रहा हूँ। बेलन में बेलन की त्रिज्या ऊंचाई लेंगे, शंकु में शंकु की त्रिज्या ऊंचाई लेंगे। बेलन में बेलन के आयतन का फार्मूला लेंगे, शंकु में शंकु के आयतन का फार्मूला लेंगे। कांस्टेंट वैल्यू कौन है, दूध पीता बच्चा है, कौन है, पाई है। 1/3 यहाँ नहीं है तो 1/3 नहीं कर सकता। अब यहाँ r का मान क्या है 2, तो क्या करोगे आप 2 × 2, r का स्क्वायर है ना, और ऊंचाई क्या हो रही है 3। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या करोगे 1/3 रहेगा ना, इसको शाणपत मत लगा देना, शाणपत मत लगा देना। r का मान कितना है यहाँ पे 3 × 3, और ऊंचाई कितनी है 2, ऊंचाई कितनी है 2, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल आउट। अब यहाँ पे देखो कितना, एक चीज तुम समझो, मैं कर दूं तुम्हारे लिए मैं कर देता हूं, तुम चाहो तो कर लेना, तुम चाहो तो मैं शॉर्ट बताता हूं तुम्हें। देखो क्या होता है कि अनुपात, जैसे 8:16 है तो ऐसे नहीं करता बच्चों, 8 1 8 8 2 16। अनुपात जैसे ये 30 अनुपात ये 24 अनुपात ये 60 है तो 6 से नहीं करता है, 6 5 30, 6 चौक 24, 6 ढाई 60 करता है ना सेम संख्या से। तो ऐसे ये 3 3 से नहीं कट जाएगा, ये 3 ये 3, ये 2 नहीं कट जाएंगे, कट जाएंगे ना। अरे हाँ करते हो, तो ये 3 ये 3 से कट जाएगा, ये 3 तो इससे कटा था, और इसका 3 इसके 3 से कटेगा, और इसका 2 इसके 2 से कटेगा, तो 2 1 कम 2 और 1 1 कम 1। तो क्या आ गया इनके अनुपातों का, अनुपात क्या आ गया इनके आयतनों के 2:1। अंडरस्टैंड बच्चों, बेटर अंडरस्टैंड जी, बेटर अंडरस्टैंड। आर्मी के नियम होते हैं कि ऑफिसर कुछ भी बोले, ऑफिसर बोले अंडरस्टैंड तो जोर से बोलना, बेटर अंडरस्टैंड, है ना, बेटर अंडरस्टैंड। तो तुम भी जोर से बोलो, ज़बरदस्ती मत बोलो, तुम समझ के ही बोलो। बहुत जल्दी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, फिर अपन लाइव आ सकते हैं। फिर मैं अब तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, जिस बच्चों को नहीं समझ में आ रहा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, वो लाइव आएगा उसके पास मेरा वीडियो, वो कमेंट कर देगा कि सर मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं दोबारा समझा दूंगा। अब मैं सोच तो रहा हूँ कि समझा दिया मैंने, सबको समझ में आ गया, लेकिन ऐसे बच्चे हो जिनको नहीं समझ में आया तो वो कर देंगे सर हमें नहीं समझ में आया सर प्लीज़ दोबारा बताना, तो मैं कर दूंगा। लेकिन ये कब होगा, जब मोनेटाइज होगा। मोनेटाइज कब होगा, जब तुम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करोगे। लिखना क्वेश्चंस, एक समान व्यास और समान ऊंचाई वाले एक बेलन, एक शंकु, एक गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा। एक समान व्यास। अब एक बात बताओ, अगर व्यास समान तो त्रिज्याएं भी समान ही होंगी, क्योंकि त्रिज्याएं आधी तो होती है। एक समान व्यास व समान ऊंचाई वाले बेलन, शंकु व गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा। बच्चों 3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अगर बेलन को पहले लिख दिया तो शंकु गोला इसका अलग क्वेश्चन बनेगा, और गोला पहले लिख दिया तो बेलन शंकु इसका अलग आंसर होगा, शंकु पहले लिख दिया तो बेलन गोले का अलग आंसर होगा। अब देखो इनकी व्यास बराबर है, व्यास तो तुम जानते हो ना, इसका व्यास जैसे सबसे पहले बेलन लिख रहा है तो बेलन ये होता है बेलन, ओ बेलन ये होता है बेलन। इसका व्यास जिसकी सी ये है, इतनी ही ये है इसकी। भावनाओं को समझना तुम, क्यों समझे हम बढ़ाई देते इसको, लो ठीक है। अब इसकी जितनी त्रिज्या होगी उतना ही इसका क्या होगा व्यास। ये r जितनी है ऊंचाई भी उतनी है, बराबर है, इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इनके व्यासों की इनकी ऊंचाइयां इक्वल हैं। ये इक्वल मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका रीजन आगे आएगा, देखो कैसे आएगा। उसके बाद शंकु, ऐसे एक शंकु हो रहा है, ऐसे एक शंकु हो रहा है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद एक गोला, ऐसे गोला हो रहा है, ऐसे। गोले की फीलिंग लेना चाहोगे, ऐसे गोले की फीलिंग ले लेना, ये गोला है, वर्तमान समझना है इसको। तो अब यहाँ पे देखो इस गोले में यही तो इसका, ये तो व्यास है इसका व्यास ये है, इसका व्यास ये है, तो त्रिज्या इसकी आधी हुई।
तो व्यास बराबर है इनके, ये रेखाएं इनकी बराबर हैं, तो त्रिज्या आधी हुई तो ये त्रिज्या भी आधी हो जाएगी, यहाँ पे त्रिज्या भी आधी हो जाएगी और ये भी आधी, तो r बराबर है। अब देखो जो गोला होता है ना, इनकी ऊंचाइयां भी व्यास के बराबर हैं, ऊंचाई भी व्यास के बराबर है, इनकी ऊंचाई भी व्यास के बराबर है। देखो कह रहा है इनकी ऊंचाई भी व्यास के बराबर है, तो एक बात तुम समझ लेना, इसकी ऊंचाई व्यास के बराबर है, इसकी ऊंचाई व्यास के बराबर है। तो गोले की जो ऊंचाई होती है वही ऊंचाई यही होती है इसकी भी। ये जो ऊंचाई होती है, शंकु बनेगा ना इसमें, 4 शंकु बनेंगे ना इसमें, 4 शंकु बनेंगे, इसकी शंकु की ऊंचाई h है, इसकी भी ऊंचाई h ही होगी, ऐसे 4 बन जाएंगे इसमें। ऐसे क्या बन जाएंगे, समान व्यास और समान ऊंचाई वाले, इनकी ऊंचाइयां समान होंगी, इनकी ऊंचाइयां क्या होंगी, समान होंगी, ऊंचाइयां क्या होंगी इनकी, समान होंगी। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इनके लिए, क्या हो जाएगा इनके लिए, इसकी ऊंचाइयां और ये सब समान बनेंगी तो क्या हो जाएगा इनके लिए। एक चीज तुम समझ लेना, जब शंकु होता है ये शंकु, तो शंकु में इस बेलन का ऐसे जब ऐसे करते थे, तो इसमें इस शंकु में बेलन के कितने हिस्से काम करते थे। अगर शंकु का एक हिस्सा, ये एक हिस्से मान लूँ, इसको जो भी क्षेत्रफल मान लूँ, तो ऐसे बेलन में 3 हिस्से होते थे, एक ये। अरे समझो एक बार, अरे समझो जैसे ये एक बेलन है और इसमें ऐसे, या इसमें जब पानी का भरूँ, या इसको मैं उल्टा मानूँ, ऐसे इसको काट लूँ, मैं इस टाइप से इसको काट लूँ ऐसे, तो इसमें जितना पानी आएगा ना, ऐसे 3 भर के इसमें डालो तब ये भरेगा, ऐसे 3 भर के इसमें डालो तब ये भरेगा। ऐसे कितने 3, क्योंकि इतना एरिया ये लेगा, फिर ऐसा ही यहाँ पे बनेगा, ऐसा ही यहाँ पे बनेगा, ऐसा ही ये बन गया, ये बड़े बनेंगे पक्के ये, तो उतना ही एरिया ये लेगा। तो अगर इसका मैं बातों में कर दूँ, अगर इसका आयतन 1 मान लूँ, तो बेटा इसका आयतन 3 गुना है 3 होगा, और इसमें तो शंकु जैसे 4 होते हैं, 1 2 3 4, तो इसके तो 4 होंगे, बस बात खत्म। डायरेक्ट शॉर्ट हो गया कि इस शंकु में जितना भी आयतन होता है, तो इस बेलन में तो 1 2 3 इसके 3 गुना होंगे, और इस गोले में तो 4 होंगे, क्योंकि इसमें तो शंकु जैसे 4 बनते हैं। लेकिन तुम भी सोचो, ना जी ना, ना जी ना, हम रटेंगे नहीं, हमें फार्मूला बता के करो। तो फार्मूला देखो भैया, फार्मूला समझो, बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आपको पता है आर बराबर एच होगा, क्योंकि जितनी इसकी त्रिज्याएं होंगी उतनी इसकी ऊंचाई होगी, जितनी त्रिज्या होगी उतनी ऊंचाई होगी, क्योंकि ये इक्वल कर देंगे यहाँ पे, ये इक्वल कर देंगे यहाँ पे, जब ये इक्वल कर देंगे यहाँ पे, तो ये भी इक्वल ही होंगे, ये भी इक्वल ही होंगे, क्योंकि ऊंचाइयाँ इनकी समान हैं। तो यहाँ पे एच की जगह आर शिफ्ट कर सकते हो। पाई तो कट की कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कुछ भी मान लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है, ये एक तो ये भी एक, तो ये भी एक, फिर ये भी एक आएगा, ये भी एक आएगा, ये भी एक आएगा। तो यानी आर 1 मानूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 गुणा 1 ऊंचाई भी 1, ये मानेंगे 1/3, और ये 1 का स्क्वायर 1 गुणा 1 ऊंचाई भी 1, और ये मानेंगे 4/3, 1 क्यूब 1 गुणा 1 बच्चों। तो अब देखो ये 1 हो गया, ये 1/3 हो गया, और ये 4/3 हो गया। उसके बाद तुम क्या करोगे, वही बात लघुत्तम से गुणा करेंगे। तो लघुत्तम कितना है इसका 3 तो 3 से गुणा कर दो बच्चों, तो ये कट के 3 एकम 3, और ये 1 और ये 4, 3:1:4। अच्छे से समझ में आया होगा। फार्मूले लगाने हैं, बस आर को एच के बराबर रखना है, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट 3:1:4 तो आता है, क्योंकि शंकु में बेलन जैसी 3 ही तो आकृतियाँ बनती हैं, और गोले में शंकु जैसी कितनी आकृतियाँ बनती हैं 4 बनती हैं। तो शंकु को मैंने एक हिस्सा मान लिया, तो बेलन में ऐसे 3 हिस्से होंगे, और गोले में ऐसे कितने हिस्से होंगे। हाँ बच्चों, अगर यहाँ पे अर्धगोला होता, अगर यहाँ पे अर्धगोले का क्वेश्चन होता, तो यहाँ पे निश्चित रूप से 2 ही होता, फिर यहाँ पे क्या होता 2 ही होता, क्योंकि 2/3 होता। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसके बाद देखना 14 मीटर घनाकृति के टंकी में रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े गोले का आयतन क्या होगा। क्वेश्चन 14 मीटर हो सेंटीमीटर कोई मतलब नहीं है तुम्हें, अपने आप देगा। 14 मीटर घना आकार टंकी में रखे जा सकने वाले
सकने वाले बड़े से बड़े गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन क्या होगा? लो बच्चों, बड़े प्यार से समझो तुम। एक घनाभ की टंकी है, ऐसे घनाभ की टंकियाँ ऐसे तो बनती हैं, ऐसे ही तो बनेंगी। कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? परेशानी है? नहीं ना? ऐसे बनेंगी ना? पक्का गुरुजी, पक्का बनेंगे ऐसे। ठीक है, अब इसमें गोला फंसाना है। गोला कैसे फंसाना है समझना। ये कमरा है, ये रूम है, ये क्लासरूम है। यहाँ पे हम लोग घनाभ का आकृति का स्टूडियो जो हमारा है यहाँ पे, इसमें सच में ही घनाभ की आकृति का है, ये सच में ही घनाभ की आकृति का है। तो इसमें जब गोला फंसाऊंगा तो इस टाइप से फंसाना है कि इस दीवार को भी बीच में स्पर्श करे, उसका ऐसे गोल हिस्सा होता है ना, ऐसे गोल हिस्सा, इसको भी स्पर्श करे, उस दीवार को भी स्पर्श करे, इस दीवार को भी स्पर्श करे, इस दीवार को भी स्पर्श करे, इस फर्श को भी स्पर्श करे और उस छत को भी स्पर्श करे। जब सभी जगह स्पर्श करेगा, सभी जगह स्पर्श करेगा तो ऐसा जो गोला बनेगा, ऐसा जो गोला बनेगा, इसकी भुजा यानी इसकी ऊंचाई जितनी होगी, इसकी ऊंचाई जितनी होगी वही तो इसकी ये होगी, इसकी ऐसे चौड़ाई जितनी होगी वही तो इसकी ये होगी, वही तो होगी इसकी लंबाई ऐसे ऐसे सारी इक्वल होंगी, इसकी इक्वल होंगी। 14 मीटर 14 मीटर 14 मीटर तो आधा यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे, तो ये भी तो 14 ही होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? बोलो सत्ते सत्ते। अरे सत्ते बोल रहा हूँ ना। ये जब ऐसे फंसेगा इसमें, तो ऐसे फंसेगा तो ये नीचे से फर्श है मान लो, तो मैं बीच में यहाँ से यहाँ इसको दीवार को नापूंगा तो ये 14 मीटर है। तो गोला जो आएगा ऐसे सर्कुलेशंस, तो उसके बिंदु भी यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वो भी 14 मीटर होंगे। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी प्यारे बच्चों? 7 मीटर। त्रिज्या कितनी होगी? 7 मीटर। त्रिज्या को समझाने के लिए इतना लफड़ा करना पड़ रहा था। अब गोला बन गया। गोले का आयतन, वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3, पाई का मान 22/7, आर क्यूब। आर का मान कितना है प्यारे विद्यार्थी? आर का मान है 7। 14 मत कर देना, 14 करोगे उससे भी आंसर जो है वो भी मिलेगा। इससे 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 कट गया, इससे कट गया। अब इसकी गुना ही करनी पड़ेगी। 3 नहीं करता तो भाई 88 × 7 × 7/3। प्यारे बच्चों, 7 7 49 मत कर देना। इसको करो 7 8 56 की 6, असल पाई 5 7 8 56 5 61 और गुना 7/3। अब इसको 3 से 7 से फिर से करो। 7 6 का 42 की 2 असल पाई 4, 7 1 7 4 11 को 1 असल पाई 1 और 7 6 का 42 और 1 43 और बटा 3 भाग दे दो। 3 एकम 3 भाग दे दो। 3 एकम 3 बच गया 1, 3 चौक 12 बच गया 1, 3 तियाँ 9 बच गया 2, 3 7 21 बच गया 1, 3 तियाँ 9 3 तियाँ 9। क्या है ये? मीटर है। तो मीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाता है, आयतन हो जाता है 1437.33 मीटर क्यूब। बहुत अच्छा कर लो। जो तुम्हें बेसिकली जिसको बहुत कम पढ़ना है, जिन बच्चों का हाथ तंग होता है, जो बच्चे परेशान रहते हैं पढ़ने से, गणित की विषय से बड़े परेशान है, जिनका गणित से तलाक हो चुका है। तलाक का मतलब समझते हो ना? तलाक का मतलब समझते हो? मैं तुम्हें तलाक टॉपिक पढ़ाऊँ आज? तलाक पढ़ाऊँ? चलो ठीक है, पढ़ाता हूँ। देख तो एक बार तलाक के बारे में समझता हूँ। तलाक क्या होता है समझना। हाँ जी, तलाक समझो क्या होता है। जैसे कि मुसलमान समुदाय में लड़का का लड़की से जो शादी करवाते हैं, वो कहाँ पे करवाते हैं? इनके मुल्ला होते हैं। जैसे अपने मंदिरों में महाराज होते हैं ना, ऐसे इनके मुल्ला मौलवी होते हैं। मौलवी जो होते हैं, तो लड़का और लड़की मौलवी के पास जाते हैं। इधर से 3-4 इसके माँ बाप होंगे और यहाँ से लड़की से निकाह कबूल है ऐसे 3 बार बुलाया जाता है। क्या तुम्हें निकाह कबूल है? वो करेगी कबूल है। फिर कहेगी क्या तुम्हें निकाह कबूल है? किसी जोर ज़बरदस्ती या एतराज़ में तुम नहीं कर रहे हो, किसी दबाव में तो नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हें कबूल है? फिर वो कबूल है, फिर कबूल है। 3 बार करते ही निकाह हो गया तो शादी हो गई। अब उसके कई नाम होते हैं, अल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह कई होते हैं, तो वो निकाह हो गया। लेकिन जब ये निकाह तोड़ना हो तो लड़की फ़ोन पे कैसे भी यूं भी लड़का फ़ोन पे 3 बार या सामने तलाक बोल दे, 3 बार तलाक बोल दे,
तो निकाह टूट जाता है ऑटोमेटिकली। पति पत्नी साथ नहीं रह सकते। इनके तीन होते हैं, ये जो तलाक होते हैं ना 3 प्रकार के होते हैं। एक वो होता है कि तलाक 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 कुछ बोल दिया तो कुछ महीने के लिए तलाक हो जाता है, कुछ महीने के लिए। फिर कुछ महीने के बाद ये दोनों पार्टियां पति और पत्नी मौलवी जी के पास आती हैं। फिर मौलवी जी कहता है तुमने ऐसा कुछ किया था, तलाक 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 किया था, क्या तुम उसी फैसले पर अडीब हो, क्या तलाक मंजूर है? तो फिर तलाक कह जाए तो परमानेंटली तलाक, इनका परमानेंटली तलाक। और अगर वो एग्री हो जाते हैं कि ठीक है नहीं हम कर लेंगे, तो फिर क्या हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, इनका तलाक नहीं होता, नहीं तो तलाक हो जाता है। अब तलाक होने के बाद मुसलमान समुदाय में क्या होता है, तलाक होने के बाद लड़की शादी नहीं कर सकती, लड़की दोबारा निकाह नहीं कर सकती। जिस लड़की का तलाक हो गया वो निकाह नहीं कर सकती। अगर उसे निकाह करना है, अगर उसे निकाह करना है तो उसे क्या करना होगा, क्या करना होगा, कैसे? सुनो, तलाक मान लो इस लड़की का इस लड़के से तलाक हुआ, अब दोबारा इस लड़की को इसी लड़के से निकाह करना है तो नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? जब तक ये लड़की किसी अन्य किसे शादी ना करे, किसी अन्य के साथ विवाह ना करे, तो ये लड़की इस लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। अब ये क्या करेगी, फंडा क्या रचा जाता है, लड़के को इस लड़की से दोबारा शादी करनी है, तलाक इनका हो चुका है तो दोबारा इनका निकाह नहीं हो सकता, दोबारा इनका निकाह नहीं हो सकता। तो अब निकाह करवाने के लिए क्या मुस्लिम समुदाय में नियम बनाया, क्या नियम बनाया कि इस लड़की की किसी और से एक दिन के लिए निकाह करा दो, एक दिन के लिए निकाह कराओ। इस लड़की का साथ निकाह इससे करवाना है, लेकिन इससे पहले तलाक हो चुका था, तो इस लड़की का किसी और से निकाह कराओ, किसी और से निकाह कराओ। जब और से इसका निकाह होगा उससे फिर निकाह तुड़वाओ, किसी और से निकाह करवाओ और उससे निकाह तुड़वाओ, फिर इससे निकाह होगा, उससे निकाह करवाओ, फिर उससे तलाक दिलवाओ, फिर निकाह होगा। अब ऐसा कौन करेगा? अगर कोई ऐसा आदमी हो जिसका निकाह नहीं हुआ और मुश्किल से इसके साथ निकाह करवा दे तो क्यों तलाक देगा? फिर वो तलाक नहीं देगा, फिर वो 3 बार तलाक नहीं पूछेगा। तो ऐसा करने के लिए इनका निकाह इन मौलवियों से ही करवा दिया जाता है। एक दिन का निकाह होता है, या किसी बूढ़े आदमी से किया जाता है, कोई बूढ़ा बुजुर्ग जाने वाला हो, शमशान में जाने वाला हो, जिसके वो कहते हैं ना शमशान में जिसके पाँव हैं, ऐसे कुछ किसी व्यक्ति पे जिस पे विश्वास हो, उससे इसका एक दिन का निकाह होता है। ये उससे एक दिन निकाह करती है लड़की और फिर उसका दूसरे दिन तलाक करवाया जाता है, फिर दोबारा इससे निकाह होता है। क्या क्या फंडे हैं, क्या क्या फंडे हैं, वैसे ही आता है, क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चीज़ें है ना, है ना। अब तुम कहोगे कि मुझे कहाँ से पढ़ लिया? अबे यूट्यूब है, गूगल बाबा है, सुनाता रहता है कुछ। मैंने भी सुन लिया, तुम्हें सुना दिया, बस बात खत्म। और मेरे को जी के आती नहीं भैया, जी के आती नहीं है, जी के आती नहीं है। तो तलाक निकाह गलत मामला है। तभी तो मोदी जी ने 3 तलाक का मामला कोर्ट में डाल के इसको करवा दिया ना, फिनिश हो चुका है। बाकी अभी मुस्लिम समुदाय कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है। मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा। देखो अगला क्वेश्चन देखना। 6 मीटर भुजाओं वाले ठोस घन को पिघलाकर 5 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा कितने मीटर ऊंचा ठोस घना आकार बनाया जाता है? देखो 6 मीटर भुजा वाले 6 मीटर भुजा वाले ठोस घन को पिघलाकर 5 मीटर चौड़ा 5 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा कितने मीटर ऊंचा, कितने मीटर ऊंचा घनाभ बनाया जाए। एक चीज समझो, तुम एक आकृति को पिघला के बच्चों दूसरी आकृति जब बनाते हो, एक आकृति को पिघला के बच्चों, जब ये मेरा फ़ोन है इसे पिघला के पेन में रूपांतरण करूं तो इसका जो भी आयतन है वही आयतन इस पेन के बराबर होगा। पिघला नहीं सकता मैं मुश्किल से, तो मेरे पास एक है, ये भी काम ही चल रहा है। देखो स्क्रीन टूट गई, ऐसे काम चला रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तोड़ना नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। एक घन है ये, एक घन है ये, एक घन है ये, एक। इस घन में क्या कर रहे हैं, इसकी 6 मीटर भुजा है, 6 मीटर ऊंचाई लंबाई चौड़ाई 6 मीटर है इसकी। अब देखो दूसरा जो घनाभ, जरूरी है भाई घनाभ में लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो,
जैसे इस गिनाब में लंबाई 8 मीटर होगी, चौड़ाई 5 मीटर होगी, ऊंचाई 6 मीटर होगी। जरूरी है कि अलग अलग हों, एक जैसी भी हो सकती हैं। ये ऐसा भी तो घनाब हो सकता है, इसकी लंबाई कुछ और हो जाए, चौड़ाई कुछ और हो जाए। ऐसे भी तो हो सकता है लंबाई 5 हो जाए, चौड़ाई 8 हो जाए, ऊंचाई कुछ और हो जाए। हो सकता है ना प्यारे, हो सकता है गुरुजी। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो इसकी 6 हो गई, लेकिन 6 हो गई, लेकिन जब वो वर्ग बनता है तो इसकी लंबाई 5 है। इसकी लंबाई क्या है? 5 ही है। इसकी लंबाई क्या है? चलो देखना कैसा बन गया है ना, कैसा भी बन गया है। इसकी लंबाई 5 है, चौड़ाई 5 है, लेकिन ऊंचाई इसकी क्या बनानी है? इसका एच का मान निकालना है, ऊंचाई इसकी क्या बनानी है। तो नीचे तो वर्गाकार है, अगर ऊपर भी 5 हो जाता तो फिर तो घनाकृति बन जाता। ऊपर कुछ ज़्यादा ऊंचा है, इसलिए इसको घनाभ का रूपांतरण दे दिया गया। तो देखो बच्चा, ऐसे सिचुएशन में इसका आयतन ही इसके आयतन के बराबर होगा। इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा, दोनों आयतनों के बराबर होगा। जो भी चीज़ जो भी मिसिंग होगी वो मिसिंग पॉइंट निकल के आ जाएगा। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है? भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, ए क्यूब। समान समान है। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 5। लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों? 5। चौड़ाई भी कितनी है? 5। ऊंचाई h निकालनी है। या किसी से कटता है क्या? किसी से कटता है क्या? नहीं कटता। तो ये होगा 216 और ये 25h। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 216/25। कईयों को तो यही मुसीबत होती है। कई बचपन में क्या सीखे हैं कि 25h इधर लिखे हैं और 216 इधर, तो इनको ये 25 इधर ले जाना आता है बस, कि 216/25। इधर से इधर नहीं लाना आता। अबे ये इधर से उधर जा सकता है, उधर से इधर, दोनों तरीके ठीक है। अब 25 से भाग दे दो इसको प्यारे बच्चों। 25 × 200 होते हैं, 25 × 200 पॉइंट लग गए, 16 बच गए, 16 बच गए, 0 ले लिया, 150 160 हो गए। अब 25 का 150 हो गया, फिर 10 बच गए, 25 चौक 100। इतना मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर क्या है? मीटर। क्या है भैया? मीटर। तो इस जो 5 लंबाई 5 चौड़ाई का जो घनाभ आकृति का जो रूम बनेगा अपना, उसकी ऊंचाई जो होगी वो होगी 8.64 मीटर। 8.64 मीटर। बोलो राधे राधे। समझ में अच्छे से आ रहा है? अच्छे से आना चाहिए बच्चों, अच्छे से आना चाहिए। कभी भी अपने आप को ऐसे कमज़ोर मत समझो। हाँ, तो तलाक की बात तो मैंने बताई नहीं तुम्हें। तो तलाक तो मैथ का करवा रहे थे अपन। जिन बच्चों को मैथ से तलाक हो चुका है, तलाक का मतलब कि तुम मैथ को काफ़ी दिनों से छोड़ चुके हो, तुम्हें मैथ समझ में नहीं आता, और तुम यदि मैथ से निकाह करना चाहते हो, इस मैथ से निकाह करना चाहते हो, निकाह, तो मुझ जैसे मौलवी की ज़रूरत पड़ेगी तुझे। मुझ जैसे मौलवी की ज़रूरत पड़ रही है तुम्हें। मैं तुम्हारा इस तलाक से निकाह में रूपांतरण करवा रहा हूँ। यानी तुम मैथ जो भूल चुके हो, तुम्हें मैथ में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तुम कब सीख पाओगे? जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करोगे। प्रैक्टिस जब करोगे ना तुम, तब तुम ये सीख पाओगे। प्रैक्टिस तुम ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्वेश्चन तुम ज़्यादा से ज़्यादा निकालो। तो ऐसी सिचुएशन में जिनका तलाक हुआ है, नया नया निकाह होने जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन वाले ये 4 क्लास भी पढ़ लेंगे ना, तो उनके लिए एनफ है, काफ़ी है, पर्याप्त है। आगे बहुत क्लासें लगेंगी, इसकी 8-10 क्लासें होंगी। आगे टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे, आगे बड़े अच्छे क्वेश्चंस आएंगे जिनका तुम्हें बेसब्री से इंतज़ार है। मैं मानता हूँ जो लोग कहीं दूसरी जगह इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए हैं, या जिन्होंने तैयारी की हुई है, मुझसे पढ़े, अलग जगह पढ़े हैं, उनको ये क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे। लेकिन बच्चा धैर्य बना के रखो। आगे की वीडियो में जो क्वेश्चंस आएंगे शायद तुम सोचोगे कि हाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, हमें इन्हीं का इंतज़ार था, इन्हीं का इंतज़ार था। और जिसको बेसिकली बिल्कुल कमज़ोर है, जो तलाकशुदा हैं इन मैथ से, जो तलाकशुदा है, नया निकाह करना चाहते हैं, तो उन्हें मैं कहना चाहता हूँ तुम इतना भी सीख लोगे। ये 4 क्लासें आज फिनिश कर रहा हूँ मैं, आज तक की 4 क्लासों का यदि तुम पूरा मैटर सीख लोगे तो आयतन में तुम कहीं भी मार नहीं खाओगे, आयतन में तुम कहीं भी पीछे नहीं रहोगे, तो आयतन में तुम कहीं भी पीछे नहीं रहोगे। तो बच्चा, जो ये मैथ है ना, ये प्रैक्टिस मांगता है। जो मैथ है ना, ये मैथ एक लव है, एक लव है। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से वफा करेगी, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से वफा करेगा। यदि एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से वफा करेगा तो उसकी रहेगी वो, और बेवफाई करेगी तो ये चली जाएगी किसी और के पास, किसी और के पास। यानी कि जो दोस्ती होती है दो मित्रों में, दोस्तों में, 2 महिला दोस्त हो, 2 फीमेल दोस्त हो, 2 बॉयज़ दोस्त हो, 2 गर्ल्स दोस्त हो, कैसे भी हों, एक बॉयज़ या गर्ल्स की दोस्ती हो, तो कब तक बनी रहती है? जब तक उनमें वफा होता है, जब उनमें वफादारी होती है। और जब उसमें धोखाधारी हो गई
जब उसमें धोखाधड़ी हो जाती है तो वो प्यार नहीं बना रहता। तो ऐसे यदि मैथ के साथ तुम धोखा करोगे, मैथ के धोखा का मतलब होता है इसके साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये तुम्हारा नहीं रहेगा, ये किसी और के पास चला जाए, किसी और का आएगा तुम्हें नहीं आएगा। इसके साथ वफा करो, इसके साथ क्या करो, वफा करो, वफादारी निभाओ। जितनी वफादारी इसके साथ निभाओगे उतना ही तुम्हें आएगा। बेवफाई का सब्जेक्ट नहीं है, बेवफाओं के लिए नहीं है, तो बेवफा मत करना। इसकी बेवफा होती है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखना तुम क्या कह रहा है। एक ठोस गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन समझो, एक ठोस गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 7 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बेलनाकार गोलियां बनाई जाती हैं। तो गोलियों की संख्या ज्ञात करो। तो गोलियों की संख्या ज्ञात करो। प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज की क्लास का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक चीज़ मैं समझो तुम्हें, कोई बड़ी चीज़ है, उसे पिघला के छोटी बड़ी चीज़ बनाई जाती हैं। तो बड़ी चीज़ को पिघला के छोटी चीज़ बनाओगे तो छोटी चीज़ों की तो संख्या निकल के आएगी, बड़ी तो खुद एक है, उसे पिघला के छोटी बनाई। तो अब समझो, जैसे मान लो ये गोला है, इसे पिघला के छोटी गोलियां बना दी, छोटी गोलियां बना दी। समझ रहे हो? तो इस गोले का आयतन इन सभी की आयतन के बराबर होगा। इस गोले का आयतन इन सभी के आयतन के बराबर होगा। तो इस गोले का जितना भी आयतन होगा एक समान है ये, तो 1 2 3 4 5 इन पांचों के आयतन के बराबर होगा। तो समझना, इसका आयतन जो होगा, बड़ी आकृति का आयतन जो होगा, इनकी छोटी आकृति के आयतन के बराबर के कितनी गोलियां लें उसके बराबर होगा। एक के बराबर थोड़ी होगा, एक से कितनी बनाई जा सकती है। देखो गोले का आयतन क्या होगा, ठोस गोले का आयतन 21 त्रिज्या है, पाई गोले का आयतन होता है 4/3, गोला है नहीं, पाई को पाई रहने दो, r क्यूब का मतलब 21 गुणा 21। ठीक है बच्चों। और बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का पाई वैसे कैसे रहने दो, पाई r² है, r का मान कितना है 7 गुणा 7, ऊंचाई कितनी है 14। लेकिन ऐसी कोई कितनी बनेंगी, n बनेंगी। ऐसी 5 2 7 8 9 कितनी बनेंगी, इस n का मान निकालना। ऐसी कितनी बनेंगी, इधर मत कर देना n को, ये तो अकेली सिंगल है, इधर n कितनी बनेगी। ऐसे तुम्हें रटवा देते हैं कई मेथड्स में, कई टीचर्स तुम्हें रटवा देते हैं कि बड़ी आकृति को छोटी आकृति से भाग देते, बच्चा वैसे भी काम चल जाएगा। बड़ी आकृति है, छोटी भागी तो जाएगी भी, जब n की वैल्यू निकाल दो भागी तो जाएगी, ये भागी तो जाएगी। तो ले दे दो, देना चाहोगे दे दो। इस h से ये h, इस पाई से पाई कट जाएगा, 7 तिया 21, 3 से 3 कट गया, 7 तिया 21, 3 से 3 कट गया, 7 तिया 21 हो गया। ठीक है, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 हो गया, और 2 से ये 4, 2 से ये कट गया, 2 दूनी 4, तो कितना होगा 3 तिया 9 दूनी 18 गोलियां बनेंगी। कितनी गोलियां बनेंगी, 18 गोलियां। कितनी गोलियां बनेंगी बच्चों, 18 गोलियां। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आगे अपन करेंगे। जो अब 5 क्लास जो आएगी उसमें क्वेश्चन आएंगे स्टैंडर्ड लेवल के, आर पार के क्वेश्चन, बहुत ही टफ क्वेश्चन। अच्छे टफ नहीं बोल सकते, उनके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, टफ तो कुछ होता ही नहीं है। तो वफा तुम करना, मैथ से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। नया निगाह तुम कर रहे हो तो भी तुम्हें प्रैक्टिस करके इसको रोक सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। लास्ट में जाते हुए तुम्हें फिर से कहूँगा कि यूट्यूब पे अपने सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली नामक चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों से शेयर करें। जो ये हमारी मैथ की क्लास होगी, मैं ये तुम्हें बात बता देता हूँ, ये पर्टिकुलर किसी एक कंपटीशन के लिए नहीं है कि कंपटीशन के किसी एक एग्जाम के लिए क्लास दे रहा हूं मैं, नहीं। आर्मी जीडी से लेके तुम कैट मैट का एग्जाम दे लो। कैट मैट जानते हो ना, मैनेजमेंट के होते हैं। कैट मैट, CDS, SSC, CGL दे लो, CPO दे लो,
10+2 दे लो, और भी जो है ये दिल्ली वल्ली टीचिंग विचिंग में जो 10वीं लेवल का मैथ आता है, कोई भी टीजीटी पीजीटी फलाना दिखना, ऐसे कोई एग्जाम दे लो, अदर जो एग्जाम दे लो, पुलिस तो कोई सी भी दिक्कतें नहीं है, पुलिस सीआरपीएफ सीआईएसएफ सब कुछ पूरे कंसेप्ट पूरे ऑल एग्जामिनेशंस को देखते हुए मेरी क्लास लग रही है। लेकिन देखना तुम्हें है कि कौन सा मेरे लेवल का है। कैट मैट हाई लेवल सीजीएल सीपीओ देखना है तब तो तुम्हें कुछ देखना नहीं है, सारा का सारा करना है। अब एसएससी जीडी 10+2 देखना है, तुम ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन हो, तुम्हें नहीं समझ में आए, ज़्यादा हार्ड बचे, उनको तुम स्किप कर देना, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि तुम आर्मी वगैरह दे रहे हो तो बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन करना। तो ये मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, इसीलिए तो पर्टिकुलर बैच ज्वाइन करते हैं। आगे टाइम आएगा, एसएससी जीडी की वैकेंसी आएंगी तो प्रॉपरली एसएससी जीडी की बैच बनाएंगे, उसमें फिर आपको मेहनत करनी नहीं होगी, हम मेहनत करेंगे, उसमें आपके लेवल के क्वेश्चन हम निकालेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।